नमस्कार दोस्तों स्वागत है कक्षा 6वीं से 7वीं के बच्चों का। तो बच्चों, आप सभी की आज अर्धवार्षिक की जो परीक्षाएं अभी चल रही थीं, तो आपकी अर्धवार्षिक की जो परीक्षाएं बच्चों वो ख़त्म हो चुकी हैं। आप सभी का आज आखिरी पेपर था जो कि सामाजिक विज्ञान का, और आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर आशा करता हूं बहुत अच्छा गया होगा। सही बच्चे कमेंट कर बताएं कि जो मैंने वीडियोस आप लोगों को अपलोड की थी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वो वही आए हैं कि नहीं आए हैं। और बच्चों, अब आप सभी का आप लोगों को ये है पता होगा कि 24 तारीख को, कितनी तारीख को, 24 तारीख को ओलंपियाड का पेपर होने वाला है। और जिन जिन बच्चों ने ओलंपियाड 2023 मतलब 2024-25 का फॉर्म भरा है, उनके लिए देखिए मैं 2024-25 मतलब ये पिछले साल का मैं पेपर लेकर आया हूँ। तो इससे आपको बच्चों ये जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको वीडियो में एकदम लास्ट तक वीडियो देखनी है, अंत तक आपको यह वीडियो देखनी है और इसको पेपर के पैटर्न को समझना है। और इसी प्रकार आपके पास अभी 2-3 दिन हैं, 2 दिन है बच्चों, तो आप लोगों को इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। तो बच्चों, मैं सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि आप लोगों की जो ओलंपियाड की परीक्षा है, इसमें आप लोगों से हिंदी पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? हिंदी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को हिंदी के प्रश्न आएंगे। तो हिंदी के आप लोगों के लिए बच्चों 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से संस्कृत पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? संस्कृत। तो संस्कृत के कितने प्रश्न रहेंगे? इसके 20 प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार आपसे अगला विषय रहेगा जो इंग्लिश। तो इंग्लिश के भी आपसे बच्चों 20 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल बच्चों 130 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी 30 की, संस्कृत 20 की, इंग्लिश 20 की। और उसके बाद जो विज्ञान पूछी जाती है, तो विज्ञान के भी प्रश्न बच्चों आप लोगों को 20 ही पूछे जाते हैं। और उसके बाद गणित भी पूछी जाती है इसमें बच्चों। इस जो आपका ये ओलंपियाड का पेपर होने जा रहा है 24 तारीख को, इसमें 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए, गणित, और इसके बाद आप लोगों से एक और विषय आएगा, हिंदी हो गई, संस्कृत, इंग्लिश, गणित। अब इसके बाद आती है आपकी सामाजिक विज्ञान, और एक सामाजिक विज्ञान हो गया। तो सामाजिक विज्ञान के भी आप लोगों से बच्चों कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिए 20, 20 40, 20 60, 20 80, 20 100 और 30 130। तो 130 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। और जो आपकी यह परीक्षा होगी, यह 24 तारीख को होने वाली है। और आप लोगों के लिए एक चीज़ अवश्य याद रखनी है, इसमें जो परीक्षा होगी आपकी, यह 3 घंटे की परीक्षा होगी। कितने घंटे की बच्चों? 3 घंटे की आपकी यह परीक्षा होने वाली है। तो आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल इसकी तैयारी अगर आपकी है तो अच्छी बात है। अगर इसकी तैयारी नहीं है तो जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ आज के पेपर से, वो टॉपिक आप लोगों को अच्छे से कवर करनी है। और अगर आपको उन टॉपिकों में अगर कहीं समस्या आए तो मुझे कमेंट कर बताइएगा। और मैं आप लोगों को 2000 ये अभी जो पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2022-23 का पेपर है। मैं आप मतलब 23-24 का पेपर है जो कि पिछले साल का पेपर है, और 2022-23 का पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगा। हो सकता है मैं शाम तक अपलोड कर दूं उसको भी, तो आप चैनल पर आकर उसको भी अवश्य देख लीजिएगा। और अब जब आपका पेपर है तो उसके अगर देखता हूँ, अगर हो सकता है तो मैं सुबह जो आपका 2024-25 का पेपर है, 2024-25, ये 23 है ना, आपका जो पेपर आएगा उसमें यहाँ लिखा रहेगा 2024 और 25 जो आपका ये सेशन चल रहा है। तो इसका पेपर जो हो सकता है आपको 24 तारीख को प्राप्त हो जाए, तो या फिर 24 तारीख को या 23 तारीख को। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन बच्चों ने नहीं किया है तो उनको भी पेपर मिल जाएगा। तो आप एक बार चैनल पर भी चेक करके आके आप देखते रहिएगा समय समय पर। तो और जानकारी भी मैं देता रहता हूँ। और आप मेरे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। तो उस पर मैं लिंक जल्दी अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मुझे मतलब पेपर मैं अपलोड करूँगा तो उस पर सबसे पहले मैं अपलोड करता हूँ लिंक, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी। उससे जुड़ने के लिए आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर जाकर आपको देखनी होगी वह। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से हम जो यह पिछले साल का पेपर है इसको समझते हैं, किस प्रकार का इसमें पैटर्न पूछा जाएगा ओलंपियाड के पेपर में। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको लिखा रहेगा ओलंपियाड 2023-24। उसके बाद लिखा आएगा बच्चों माध्यमिक स्तर कक्षा 6वीं से 8वीं। यह बच्चों कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए एक ही पेपर आएगा, एक ही पेपर आता है सभी के लिए, 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए। और यह जन शिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र है। ठीक है,
जन शिक्षक केंद्र होता है उसके स्तर पर हो रहा है। जैसे जिला स्तर पर होती है परीक्षाएं, तो यह हो रहा है आपका जन शिक्षा केंद्र स्तर पर। जिला स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है, और देश मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी परीक्षा होती है, ओलंपियाड। और यह ओलंपियाड आपके 6 सब्जेक्ट पूछ रहा है, और कोई कोई ओलंपियाड होती है सिर्फ वो गणित पूछते हैं, कोई कोई ओलंपियाड में सिर्फ साइंस पूछी जाती है, तो अलग से भी ओलंपियाड के फॉर्म भरे जाते हैं। परंतु जो आपके स्कूल से अभी ये फॉर्म भराए गए थे ये सिर्फ जन शिक्षक केंद्र स्तर पर हैं। तो इसमें आप सभी को 6 मैंने अभी जैसे बचाए, जो विषय मैंने आपको बताए हैं वो विषय इसमें पूछे जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, यह आपका देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है समय 3 घंटा, और यहाँ देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या 130। और बच्चों आप सभी को एडमिट कार्ड अपने सर से अवश्य मांग लेने हैं, क्योंकि शायद कल संडे है, फिर मंडे, फिर उसके बाद आपका ट्यूसडे को पेपर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको निर्देश क्या दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग अगर इसका सही आंसर करेंगे तो आपको सही उत्तर के कितने अंक मिलेंगे बच्चों? 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक प्रश्न कितने का है बच्चों? 3 अंक का है। तो आपके जो यह 13 जो प्रश्न हैं तो ये कितने अंक के होंगे? 13 × 39, तो 390 नंबर का आपका यह पेपर होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें एक उत्तर सही होगा, और सही विकल्प के लिए OMR शीट में गोला भरना होगा। तो आपको बच्चों OMR शीट भी मिलेगी। तो अब यह भी समस्या आती है बहुत से बच्चों से, OMR शीट भरते नहीं बनती है, कि OMR शीट को कैसे भरा जाता है। तो मैं एक OMR शीट की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो उसमें मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूंगा। 1-2 मिनट की वीडियो रहेगी, तो आप उसको अवश्य देख लीजिएगा कि OMR शीट कैसे भरते हैं, उसके जो गोले रहते हैं वह कैसे भरे जाते हैं, क्या क्या जानकारी आपको भरनी है। और जब आप वहाँ जाएंगे केंद्र पर, आपके स्कूल में ही परीक्षा होगी, तो वहाँ पर आप लोगों को बताया भी जाएगा किस प्रकार आपको OMR शीट भरनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ हमें पूछा है कि इस प्रश्न पत्र में 6 भाग हैं, सभी भागों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा, और सभी भागों के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको 6 भाग हैं, मतलब 6 विषय हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ हमें हिंदी है, तो देखिए आप हिंदी के हमें पहले 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए आपकी ये 30 प्रश्न यहाँ तक हिंदी है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए ये संस्कृत आ गई है। 31 से आप देखेंगे तो 31 से आपको यह 50 तक 20 प्रश्न संस्कृत के हैं। फिर ये इंग्लिश के प्रश्न हैं। फिर उसके बाद देखिए 20 प्रश्न इंग्लिश के बाद यहाँ से हमारी जो विज्ञान है वह शुरू हो जाती है। तो ये विज्ञान के आपके 20 प्रश्न रहेंगे। विज्ञान के बाद आपसे पूछी जाएगी गणित। तो देख सकते हैं आप ये यहाँ से आपकी जो 90 प्रश्न हैं 91 से आपकी गणित शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपको 120 तक यह गणित मिलेगी, 110 तक यह गणित है। देखिए उसके बाद 111 से बच्चों आप सभी को सामाजिक विज्ञान है, तो ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हो जाएंगे और आपका यह पेपर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। 8 पेज का जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा। देखिए आप ये जो पिछले साल का आया था यह भी 8 पेज का प्रश्न पत्र था। तो 8 पेज का जो प्रश्न पत्र रहेगा, इस प्रकार आपको इसमें विषयों की मैंने आपको जानकारी दी। चलिए हम शुरुआत से समझते हैं। थोड़ी सी बच्चों यह वीडियो हो सकता है लंबी भी हो जाए, क्योंकि 130 प्रश्न को समझाना एक वीडियो में आप जानते हैं बहुत समय लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। तो यहाँ पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि दुश्मन का विलोम है, तो आप सभी को इसमें दुश्मन का विलोम बताना है। तो बच्चों देखिए दुश्मन का विलोम क्या हो जाएगा? शत्रु होगा, बैरी होगा, मित्र होगा या फिर भाई होगा। तो दुश्मन का क्या हो जाएगा? मित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को इसका भी आंसर पता होगा बहुत से बच्चों। और बच्चों जिनका आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उसका आंसर लिखें। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सर शब्द का अर्थ है। तो आप सभी को इसमें सर का पर्यायवाची, बच्चों पर्यायवाची आपको मैं एक जानकारी देता हूँ, जिसमें देखिए जो हिंदी है इसमें आप लोगों को पर्यायवाची, ठीक है, दूसरी चीज़ आपको विलोम, ठीक है, अनेकार्थी, और उसके बाद आपको मुहावरे, छंद, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ये आपको जो मैंने अभी टॉपिक के नाम लिए हैं इनको आपको कॉपी में लिख लेना है और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक बार रिवीजन करके अवश्य जाना है अपने एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है इसका सर शब्द का अर्थ क्या है। तो सर शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब इसका सर को तालाब भी बोला जाता है, तालाब का पर्यायवाची है सर।
ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि कुहू कुहू शब्द है जो, यह कुहू कुहू इस शब्द में प्रत्यय है, ये विलोम है, युग्म है या पर्याय है। तो यह जो कुहू कुहू है यह क्या है बच्चों, यह एक युग्म है। तो आप सभी को दिख रहा है ये कुहू और कुहू एक प्रकार का ये युग्म बन रहा है दो का, तो इसको क्या बोलेंगे, युग्म है ये। ठीक है। उसके बाद देखिए इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जो ये इसी पैटर्न पर पूरा प्रश्न 2024-25 का पैटर्न, इसी पैटर्न पर प्रश्न पत्र आएगा। आपको घबराने की समस्या नहीं है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हो सकता है अगर मुझे ओरिजिनल पेपर या प्रश्न पत्र पता चलेगा तो मैं वह भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न चौथा पूछा गया है, दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है। तो बच्चों आप लोगों को तैयारी भी करनी है, ऐसा नहीं कि आपको जैसे अर्धवार्षिक के पेपर मिल गए तो आप लोगों ने सिर्फ देख के पूरा छाप के आ गए। आपको तैयारी करके रखनी है इन सब चीज़ों की। जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है कक्षा 5वीं और 8वीं का, तो एक प्रकार से टाइम टेबल भी आ गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो टाइम टेबल भी आ चुका है, तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है अपनी वार्षिक परीक्षा की। देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर चौथा पूछा है कि दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है। जो दूरदर्शिता है इसमें आपको प्रत्यय बताना था, तो दूरदर्शिता में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। ठीक है। जो आप सभी को पता है उपसर्ग कहाँ लगता है, उपसर्ग जो होता है बच्चों वह पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। ठीक है। जो एक प्रत्यय होता है बच्चों यह कब लगता है, यह शब्द के बाद में आता है, और यह क्या आता है बच्चों, उपसर्ग रहता है वो पहले आता है। तो इसमें हमसे पूछा गया था प्रत्यय, तो इसमें देख सकते हैं आप ये ता है, ये इसमें ता क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है इसमें 5 नंबर का कि बाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होगा। तो इसमें आपको जो बाचाल शब्द है इसके लिए आपको बताना है कि क्या होगा, ये जो बोल ना सके या जो कभी कभी बोलता हो, ज़ोर ज़ोर से बोलता हो, या जो बहुत बोलता हो। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इन 4 ऑप्शन से आपको चुनकर बताना है कि इनका जो बाचाल शब्द है, जो बाचाल को क्या बोलते हैं। तो जो बोल ना सके क्या होगा आप बताइए, जो बहुत बोलता हो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, जो बहुत बोलता हो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको बाचाल बोलते हैं। ठीक है बच्चों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, बाचाल बोलते हैं। तो आपको एक शब्द में उत्तर पढ़कर भी जाने हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रत्यय भी आपको पढ़कर जाने हैं, विलोम शब्द भी पढ़कर जाने हैं। ठीक है। आपको यह रिवीजन करके अवश्य जाना है। अगर आपको इनके नोट्स वगैरह भी आवश्यकता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ मैं इनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए 6वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि जटांकुर का सही संधि विच्छेद है। जो जटांकुर होता है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका बच्चों आप जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जट धन अंकुर। जब आप संधि विच्छेद करते हैं आपको इस चीज़ का याद रखना है कि जो आपके दोनों ये शब्द अलग अलग हुए हैं, टूटे हैं एक प्रकार से, तो इन जो टूटे हुए शब्दों का भी अर्थ निकलता है। ठीक है। तो आपको यह बात याद रखनी है, जब भी आप संधि विच्छेद करें तो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ देखिए जट मतलब होता है जटा, है ना, तो जट आ जाएगा। धन अंकुर, अंकुर आप सभी जानते हैं अंकुर क्या होता है। ठीक है। तो इन दोनों का मतलब निकल रहा है शब्दों का, तो इसलिए इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा जट धन अंकुर। ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर 7वां प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी में कारक भेद हैं। जो हिंदी होती है, हिंदी भाषा है, तो इसमें कितने कारक भेद होते हैं। तो आप सभी ने पढ़े होंगे कारक के भेद, तो बताइए कौन कौन से कारक के भेद होते हैं, कितने कारक के भेद होते हैं। तो बच्चों कर्ता ने कर्म को कर्ण रीति से जान, आपने यह पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें कितने होते हैं, 8 कारक के भेद होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो बच्चों मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कारक के भेद। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर लिख के रखा है कि कारक के हिंदी कारक का सामान्य परिचय। तो इसमें देखिए कारक के चिन्ह दिए गए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कारक 8 दिए गए हैं। 8 कारक होते हैं। इनका क्या अर्थ होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग होना, समाधान संबंध का की के ना नी रे रा री रे, अधिकरण कारक पे में और संबोधन हे
हो, हरि, अजी, इस प्रकार आते हैं। यह चिन्ह होते हैं, जिन चिन्हों को आपको अगर उस वाक्य में लगा हुआ है, इन चिन्हों अगर देखेंगे आपको लगा है तो वह कर्म कारक होगा। और उसके बाद इसका देखिए अर्थ भी होता है, जैसे कर्ता कारक है तो काम करने वाले को क्या बोला जाता है, कर्ता कारक बोला जाता है। और जो जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा हो उसको क्या बोला जाता है, कर्म कारक। और जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसको कर्ण कारक बोला जाता है। और संप्रदान का के लिए जिसके लिए कार्य किया जा रहा हो, मतलब क्रिया जो भी आप कर रहे हैं वह की जा रही हो, जब वह क्रिया हो रही हो जिसके लिए, तो उसको जो कारक रहेगा उसको वो संप्रदान कारक रहेगा। ठीक है, जैसे इसी प्रश्न में आप देख सकते हैं हमसे इधर पूछा था कि हिंदी में कितने कारक, तो आपसे इसमें सिर्फ कारक के भेद ही पूछे थे कि कितने प्रकार के कारक होते हैं। अगर आपसे यह कोई एक सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में अगर आपसे पूछा गया है कि बच्चों कौन सा कारक है, आपको यह बताना है, तो आप इस प्रकार इन चिन्हों को देखकर आप बता पाएंगे कि कौन सा कारक है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमें अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें बच्चों कि पर्वत का पर्यायवाची है। तो बच्चों आप सभी को इसमें पर्वत का पर्यायवाची बताना था। तो पर्यायवाची तो बच्चों आप सभी को याद कर जानी चाहिए। तो देखिए क्योंकि 2-3 प्रश्न हो चुके हैं पर्यायवाची से, तो पर्यायवाची में इसमें पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अचल की विश्व, तड़ांग की भू। आप बताइए कमेंट कर पहले क्या पर्यायवाची होगा इसका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, अचल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अचल मतलब होता है पर्यायवाची, पर्वत का पर्यायवाची अचल है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें अब जो अगला प्रश्न पूछा गया है 9वां कि भारत कृषि प्रधान देश है। इस वाक्य में भारत जातिवाचक संज्ञा है। जो यह भारत है, जो यह भारत है, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, यह भारत है, तो यह क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि यह एक समूहवाचक संज्ञा है। तो आप बताइए यह कौन सी संज्ञा है। अगर आपको पता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। और संज्ञा क्या होती है, क्या कहलाता है संज्ञा, आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। अगर आपको पता है संज्ञा क्या होती है तो इसका आप जवाब दे पाएंगे। जैसे इसमें जो भारत है बच्चों, यह क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए मैं एक प्रकार से ओवरव्यू आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि संज्ञा क्या कहलाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके भी ढूंढ के रखा था कि देखिए संज्ञा क्या होती है। तो जैसे मान लो अगर यह देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, सुंदरता, और जैसे भाव हो गया, मोहन, व्यक्ति, दिल्ली, मरना, ये सब क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। मतलब अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है, वस्तु दी गई है, स्थान दिया गया है, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आपने संज्ञा की परिभाषा तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद जो यह संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संज्ञा, 5 प्रकार की होती है। और उसके बाद संज्ञा के प्रकार पूछे जाएँ आपसे तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा, यह आपकी 5 संज्ञाएं होती हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पहली जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो वह इसके बारे में देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, जो मतलब किसी स्थान या फिर व्यक्ति का क्या किया गया हो, वस्तु क्या नाम का बोध हो। मतलब जैसे भारत एक किसका नाम है, यह स्थान का नाम है। रामायण यह किसका, एक वस्तु का नाम है। जैसे अमेरिका यह किसका नाम है, देश का नाम है। राम व्यक्ति का नाम है। अफ्रीका देश का नाम है। तो इनके नाम का बोध हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे उसमें हमें भारत पूछा गया था तो उसका आंसर जो हमने भारत लगाया है वह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर आपसे जातिवाचक संज्ञा का कभी आपको उदाहरण मिल जाए तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष आदि यह किस में आएंगे, यह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ हमें समूहवाचक संज्ञा दी गई है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि। और उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों, इसकी मैं आपको बताता हूँ कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा, तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है,
जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल आदि। ये सब क्या हैं बच्चों? ये सब आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब उसके बाद देखिए जो हमें अगला प्रश्न है, अगली संज्ञा होती है वह भाववाचक संज्ञा है। तो जिस संज्ञा शब्द में किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे अब आपका बचपन है तो एक प्रकार का यह क्या है कि यह दशा है। जवानी, यह भी एक दशा है। बुढ़ापा, यह किसका बोध करा रहा है? दशा का बोध करा रहा है। और जैसे अगर आप देखेंगे सुंदरता, तो यह सुंदरता क्या है भाई? यह सुंदरता एक प्रकार से गुण है ना। सत्य बोलना क्या है? ये भी एक गुण है। कोमलता, ये गुण है। तो जो आपको गुण, दोष, भाव और दशा का बोध कराएं वह क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा होती हैं। और जो आपको द्रव्य का बोध कराएं वह क्या होती हैं बच्चों? जैसे तेल, घी आदि, वह द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। और जो आपको क्या कराएं? समूह का बोध कराएं तो वो जैसे भीड़, पुलिस, परिवार, ये तो वो समूहवाचक हो जाएंगी। जातिवाचक क्या हो जाएगा? जो संज्ञा आपको मतलब प्राणी और वस्तु या समस्त जाति का बोध कराएं तो वो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक इस प्रकार हो जाएगा। तो हमारी इस प्रकार संज्ञा पूरी मैंने आपको कवर करा दी हैं। तो आपको एक प्रश्न हो सकता है संज्ञा का, 1 या 2 प्रश्न 100% आएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है कि पिताजी का पत्र आया व्यक्ति में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो इसमें आपको बताना था। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया है जो कि इसमें 10वां प्रश्न है हमारा कि पिताजी का पत्र, जो इसमें जो यह पत्र शब्द है इसमें पत्र का अनेकार्थी क्या है? पत्र का अनेकार्थी पत्ती होगा या फिर भोजपत्र होगा, पंख होगा या फिर चिट्ठी होगा। तो क्या होगा बच्चों? आपको पत्र का क्या बताना था? इसमें अनेकार्थी बताना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा चिट्ठी। चिट्ठी को पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को इसका पता भी होगा। तो आप सभी इसका सही आंसर तो लगा कर आते। ठीक है, उसके बाद जो हमें 11 प्रश्न पूछा गया है इनमें से कहावत है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कहावत कौन सी कहावत है। तो देखिए इसमें से आपको कहावत का नाम बताना है। तो इसमें नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पहाड़ न टूटना, आँखें दिखाना। तो इसमें आपको बताना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है इसमें कि जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं वह कौन सा छंद होता है? तो वह चौपाई छंद होता है। इसका सही आंसर चौपाई छंद हो जाएगा। बच्चों आपको छंद अवश्य पढ़कर जाने हैं। तो छंद से भी एक प्रश्न आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 13वां हमसे पूछा गया है कि मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा। वाक्य है, यह कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक की विधिवाचक है? आपको इसमें बताना था। अगर आप एक बार बोल कर देखिए, मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, ये क्या है? एक प्रकार किस प्रकार का आपको वाक्य लग रहा है? आप एक बार सोच कर देखेंगे तो इसमें डाउट हो रहा है कि मुकेश कहाँ भोपाल पहुंच गया होगा। तो इसमें संदेहवाचक क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें 14वां देखिए इसमें पूछा है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में आपको शांत रस, करुणा रस, हास्य रस, कौन सा रस दिखाई दे रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हमें करुणा रस इसमें दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसमें तो आपसे रस भी पूछे गए हैं। तो आपको रस के स्थायी भाव भी याद करने हैं। रस के कितने स्थायी भाव होते हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं, और आपको थोड़ी से इनके एग्जाम्पल भी देखकर अवश्य जाने हैं एग्जाम के पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें 15वां प्रश्न पूछा गया है कि माला में सुंदर फूल पिरोए गए हैं में विशेष है। माला, सुंदर, पिरोए या फूल, इनमें से आपको बताना था कि इसमें विशेष से क्या होता है। तो आपको विशेष से क्या होते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा? सुंदर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे यहाँ एक 16वां प्रश्न पूछा गया है कि कमला घर जाती है। उदाहरण सहित आपको इसमें उदाहरण बताना है कि कमला घर जाती है यह कौन सा वाक्य है। मतलब वह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, कमला घर जाती है, कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, कि साधारण वाक्य का उदाहरण है, कि जटिल वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें आपको बताना था ये किस वाक्य का। तो आप एक बार इसको बोल कर देखना पड़ेगा आपको वाक्य को, तो आपको समझ में आ जाएगा। कमला घर जाती है, एक प्रकार से ये ना जटिल है कोई, ना मिश्र वाक्य, ना संयुक्त है। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा बच्चों? साधारण वाक्य ये हमें लग रहा है। तो हम इसका उत्तर साधारण वाक्य लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप सभी को एक यह पद्यांश पूछा गया है, जिसमें आपको पद्यांश में प्रश्नों को पढ़कर पद्यांश को पहले इसको पढ़ना है आपको, और उसके बाद जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आपको उत्तर देने हैं। देख सकते हैं आप 17, 18, 19, 20
इधर तक आपके जो ये पद्यांश है, गद्यांश है, इसको पद्यांश को पूछा गया है। देखिए हम पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले पद्यांश एक बार पढ़ लेंगे आप कि नील गगन में उड़ते बादल जैसे हो अंबर का काजल, प्यासी होती जब धरती बरसा जाते जी भरकर जल। जो धरती है जो वो प्यासी है तो वो जी भरकर क्या बरसा जाती है, जल बरसा जाती है। और छम छम करती बूंदें नाचे बजती है बरखा की पायल, सावन भादों में लहराता धरती का हरियाला आंचल। ठीक है, चलती है जब तेज हवाएं बज उठती घर की सांकल। जो घर की सांकल होती है, जब तेज हवाएं चलती हैं तो घर की सांकल बज उठती है। तो इस प्रकार हमें यह पद्यांश दिया गया था। इसको पढ़ने के बाद हमें यह जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर देना है। इसी में से ढूंढकर देखिए आपको बहुत सरल पद्यांश पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो 17वां पूछा है इसमें प्रश्न कि सावन भादों में किसका आंचल लहराता है, बादल का, गगन का, धरती का या बरखा का। तो देखिए इसमें पहली लाइन में दिया है कि नील गगन में उड़ते बादल जैसे हों अंबर का काजल। तो इसमें क्या लहरा रहा है, ये वाली पंक्ति से आया नहीं, इससे नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा है कि सावन भादों में लहराता धरती का हरियाला आंचल। तो इसमें जो धरती का किसका, गगन का, बादल का, बरखा का, किसका आंचल लहरा रहा है, तो धरती का क्या हो रहा है, आंचल लहरा रहा है। तो इसका आंसर धरती हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इसके आंसर्स ढूंढ लेने हैं इसी में। देखिए बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है, जो बादल है उनको काजल क्यों कहा गया, क्योंकि बादल कैसे होते हैं, काजल होते हैं। यह तो आपसे बन ही जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें 19 से पूछा है कि घर की सांकल क्यों बज उठती है। जो घर की सांकल है वह क्यों बज उठती है। तो क्यों बज उठती है बच्चों, क्योंकि तेज़ हवाएं चलती हैं। ठीक है, क्योंकि तेज़ हवाओं के कारण वो सांकल है जो बज उठती है। आपको इसका तेज़ हवाओं से इसका सही उत्तर लिख देना है। उसके बाद जो हमें अगला प्रश्न पूछा है कि अंबर का शब्दार्थ क्या है। तो आपको इसमें अंबर का शब्दार्थ बताना था। तो जैसे आकाश, पर्वत, हवा, धरती, तो अंबर का आपको मतलब एक प्रकार से पर्यायवाची पूछा गया है इसमें। तो अंबर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आकाश। इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आकाश। उसके बाद देखिए हमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो एक हाथी की कहानी है। बच्चों आप सभी को एक बात और याद मुझे बतानी थी कि आप लोगों के लिए कुछ यह कहानियों से प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न, जैसे मेंढक और मूसा, और ये लाल खरगोश की एक कहानी, जीवन का मूल्य, सुस्त कौआ। जो यह पुस्तकें हैं अलग से ओलंपियाड की जो कहानियाँ हैं 6वीं से 8वीं तक के लिए शायद 4 से 5 हैं कहानियाँ, मैं आपको बता दूंगा। तो उन कहानियों को आपको एक बार पढ़कर जाने हैं, क्योंकि उन्हीं कहानियों से ये 10 प्रश्न, अंतिम जो आपके 10 प्रश्न हैं वह पूछे जाएंगे। तो देखिए कहानी हाथी में, हाथी ने शेर के साथ क्या किया, सूंड से उठाकर फेंका, या अपना मित्र बना लिया, या गुस्सा दिलाया, या जाल में फंसा दिया। तो बच्चों हाथी ने शेर के साथ क्या किया था, सूंड से उठाकर उसको फेंक दिया था। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए जो इसमें एक कहानी है, समुंदर की छोटी मछली में छोटी मछली कहाँ जाना चाह रही थी। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, नदी में जाना चाह रही थी, या समुद्र में जाना चाह रही थी, या तालाब में जाना चाह रही थी, या बच्चों कुएं में जाना चाह रही थी। बताइए आप कमेंट कर अगर आपने कहानी पढ़ी है कि छोटी मछली कहाँ जाना चाह रही थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो समुद्र की छोटी मछली है, मैं बताता हूँ आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। समुद्र की छोटी मछली वो नदी में जाना चाह रही थी, छोटी मछली नदी में जाना चाहेगी हमेशा। देखिए जो उसके बाद जो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि पुस्तक माफ़ नहीं करने वाला बंदर में बंदर ने कमल के नाल का उपयोग खालिस्तान के लिए किया है। तो किसके लिए किया है, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं हमें। देखिए कि घर बनाने के लिए, खेलने के लिए, पानी पीने के लिए, या कूदने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, पानी पीने के लिए। ठीक है, आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी, बिना कहानी पढ़े आप इनका जवाब नहीं दे सकते हैं। मैं तो आपको इनके आंसर्स बता दे रहा हूँ, परंतु जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे इन कहानियों से हो सकता है आपको बिना कहानी पढ़े आप उनका आंसर ना लगा पाएँ, तो आपके ये 10 प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो इनको एक बार आप कहानी की मैं PDF या फिर बुक डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहानी माफ़ नहीं करने वाला बंदर में नरभक्षी ने खालिस्तान का हार पहना रखा था। तो किसका हार पहन कर रखा था आपको इसमें बताना है, हीरे का,
मोतियों का, हड्डियों का या सोने का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, मोतियों का हार पहनकर रखा था। बी वाला जो ऑप्शन दिया गया है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, जो अगला प्रश्न पूछा गया है 25वां कि पुस्तक गलती में भयंकर खालिस्तान से डर कर किसी भी जानवर ने उस जंगल में खालिस्तान नहीं रखा। दुर्गंध, हाथ या फिर तूफान, और इसमें पंजा आएगा कि कहानियों और सिर और ध्वनियों कदम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, जो कि ध्वनियों और कदम इसका सही उत्तर होगा। यहाँ आप ध्वनियाँ लिखेंगे और यहाँ कदम आएगा। देखिए जो पुस्तक गलती है उसमें भयंकर ध्वनियों से डरकर किसी भी जानवर ने उस जंगल में कदम नहीं रखा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न हमें 26वां प्रश्न पूछा है कि एक ये कहानी है सुस्त कौआ की। तो इसमें गिलहरी ने उसके हिस्से की फसल का क्या किया। किसकी, जो गिलहरी ने, सुस्त कौआ होगा तो उसके हिस्से की जो फसल थी उसका क्या किया। कौए को दे दिया, या खेत में छोड़ दिया, या बाजार में बेच दिया, या फिर पानी में बहा दिया। तो आपने अगर कहानी पढ़ी है तो इसका जवाब होगा, आपको सही पता, इसका सही उत्तर हो जाएगा खेत में छोड़ दिया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो अगला प्रश्न है 27वां कि पुस्तक जीवन का मूल्य में गुरु ने विद्यार्थियों से क्या लाने को कहा। फूल, सूखे पत्ते, अनाज या खजाना। तो आप सभी को अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूखे पत्ते। जो बी वाला उत्तर है इसका सही आंसर हो जाएगा सूखे पत्ते। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि पुस्तक लाल खरगोश में खरगोश का रंग कैसे बदला। जो लाल खरगोश की पुस्तक है, मतलब पुस्तक जो कहानी है, तो उसमें खरगोश का रंग कैसे बदला। रंग लगाकर, या पत्ते खाकर, या फिर नाले में गिरकर, या कीचड़ में खेलकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, पत्ते खाकर। इसका आंसर आपको क्या लगा देना है, पत्ते खाकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, देखिए इसमें लिखा हुआ है पत्ते खाकर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है अगला प्रश्न कि कहानी मेंढक और कुआं में दोनों मेंढकों के बीच वाद विवाद क्यों हुआ। कुएं में छलांग लगाने को लेकर, खाने को लेकर, पानी से बाहर आने को लेकर, या घर बनाने को लेकर। तो आपको यह बताना था मेंढक के बीच, कुआं और मेंढक के बीच में, दोनों के बीच में क्या हुआ था। इस कहानी में किस चीज़ पर विवाद हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कुएं में छलांग लगाने के लिए इनमें क्या हो गया था, विवाद हो गया था। तो आपका जो पहला वाला आंसर है वह सही हो जाएगा। बच्चों आपको ये कहानी अवश्य पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको इसके आंसर्स बनेंगे वहाँ पर ओलंपियाड के पेपर में। देखिए जो हमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है, मेंढक और मूसा के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। क्योंकि खालिस्तान नहीं हुई, खालिस्तान सूख गए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वर्षा नहीं हुई, कुएं और तालाब सूख गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर तो आप इसमें से ऑप्शनों में से भी एलिमिनेट कर आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो बच्चों देखिए हमारी जो यह वीडियो है बहुत लंबी चली जाएगी। अगर मैं आपको, अभी 30 प्रश्न ही हुए हैं, अगर 130 प्रश्न समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बच्चों इसके मैं संस्कृत का एक अलग से संस्कृत, और मैं इंग्लिश एक पार्ट में समझा दूंगा, और विज्ञान और गणित एक अलग से पार्ट बना दूंगा, और उसके बाद सामाजिक विज्ञान का एक मैं अलग से पार्ट बना दूंगा। तो इसके 3 पार्ट में मैं यह पेपर अपलोड कर दूंगा बच्चों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको उसमें जो संस्कृत वाला दूसरा पार्ट रहेगा उसमें आप देख लीजिए। उसमें मैं आपको यह संस्कृत के प्रश्न पूरे समझा दूंगा अच्छे से, और आपको कुछ नई जानकारी भी उस अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।